मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं मध्य प्रदेश गर्जना से अनिल सारस्वत। सबसे पहले आप शहीद के पिताजी का यह वीडियो देखिए। यह हैं भारत के सच्चे सपूत और पिता, देशभक्ति से शराबू। इनको और शहीद पुत्र की देशभक्ति को सत सत नमन। आखिरी बात हुआ 1 महीना पहले, उसके बाद बोला जो बातचीत अब नहीं होगा, हम जा रहे हैं वहाँ, टावर के है गड़बड़ी, हम जा रहे हैं ऊपर, हम भेजेंगे उसको भी। दोनों तैयार है डिफरेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। वो रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? हाँ? बेटा में जब जन्म ले लिया तो भय कौन चीज का है? आप चले हैं, लड़ाई से हट जाइएगा रास्ता में कि लड़ाई लड़िएगा। चीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह दगाबाज व्यक्तियों का देश है, इतिहास इसका साक्षी है। लाभ लेना और लाल आंखें भी दिखाना इसकी आदत है। विशेष रूप से हमारे देश के साथ तो यही हरामीपन करता है। चीन ने हमेशा गद्दारी की है। 1962 के युद्ध के बाद 2014 तक गलवान घाटी और आसपास की सभी सामरिक ऊंचाइयों पर चीन ने कभी घुसपैठ नहीं की थी। इस संबंध में सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने पूरे विवाद को लेकर ट्वीट पर लिखा है कि कम्युनिस्ट तानाशाही शासन में चीन ठग बन गया है। आगे लिखते हैं, चीन न तो द्विपक्षीय समझौता का सम्मान करता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। सच तो यह है कि चीन द्विपक्षीय समझौतों को दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करता है और खुद पर कभी लागू नहीं करता। भारत इसी चंगुल में फंसा हुआ है। चीन ने चुपके से भारत के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। 1962 के युद्ध के बाद गलवान घाटी और आसपास के सभी सामरिक ऊंचाइयों पर चीन ने कभी घुसपैठ नहीं की थी। भारत ने इन ठिकानों को बिना सैनिकों के छोड़ बड़ी गलती की थी। ये इलाके सामरिक रूप से बहुत ही अहम है। यह कहना ब्रह्मा चेलानी का है। सरकार की ओर से ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं की गई है कि गलवान घाटी और आसपास चीन ने कब्जा कर रखा है। तर्कसंगत भी लगता है, भारतीय सैनिकों के न होने से चुपके से उन पर कब्जा कर लिया। चीन के वर्तमान विदेश मंत्री भी इस पर अपना कब्जा बता रहे हैं। अब आप देखिए संबित पात्रा का यह वीडियो और तय कीजिए कि यह सच बोल रहे हैं या बक रहे हैं। और आज पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना। इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। जब हमने चीन के साथ सीमा विवाद पर शांति और सुलह की बात की थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था कि आप नियमित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी को इस संबंध में जानकारी देते रहिएगा, जो उस समय विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। वाजपेयी को जब महसूस होता था कि कोई बातचीत भारत के हित में है, तो उस संबंध में उपयुक्त और सार्थक सुझाव देते थे। फिलहाल चीन के विवाद को छोड़कर यह कहना अति आवश्यक है कि पक्ष और विपक्ष के रिश्ते देश हित में इतने अच्छे रहा करते थे कि सत्ता और विपक्ष देश के हित के लिए एक साथ थे।
वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को दुश्मन मानकर दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। आश्चर्य के साथ दुख भी होता है कि देश के अंदर ही देश हित में राजनीतिक दलों में एकजुटता नहीं है। सरकार के नेता और प्रवक्ता विपक्ष पर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। जब देश में ही एकता नहीं होगी तो दूसरा देश लाभ उठाएगा ही। उदाहरण सामने है। देश के हित की बात पर तो एकता दिखाना चाहिए ही, विपक्ष को लांछन लगाया जाए और सहयोग करने की बात की जाए, यह व्यवहारिकता में तो संभव नहीं है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धीर गंभीर नेता सदन में थे। पक्ष और विपक्ष की महत्ता दोनों ही समझते। यह परिस्थितियां कि भाजपा के साथ बुजुर्ग अनुभवी नेता नहीं है। चीन पर तो हमें विश्वास नहीं है। दूसरे वह देश भी बड़ा है, किंतु समझ से परे यह है कि नेपाल जैसा न्यूनतम स्थिति का आकार रखने वाला देश भी हमारे नागरिकों को ले गया और गोली चलाकर युद्ध जैसा ही माहौल बना गया। अभी तो पाकिस्तान ही यह हरकत करता था, अब तो नेपाल भी, क्या नाम दें इसे, नेपाल भी लाल आंखें दिखा रहा है। एक सोच यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं चीन के उकसावे पर नेपाल ने लाल आंखें तो नहीं दिखाई, किंतु फिर भी नेपाल में इतनी हिम्मत आ गई कि वह हमारे देश के हिस्से को अपने देश का हिस्सा बताकर भूचित्र डाल रहा है। यह अच्छे संकेत नहीं है। हाल ही में हुए चीन की हरामीपन और धोखाधड़ी के बाद न्यूज चैनलों पर जो चर्चा दिखाई जा रही है, उसमें सरकार के नेता और प्रवक्ता 1962 में हुए युद्ध को नेहरू पर दोष डालकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका बस चले तो यह स्क्रीन पर ही जूतम पैदा करने लगे। देश विपदा से जूझ रहा है और यह देश में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। न्यूज चैनल सिर्फ हमारे देश में ही दिखाई नहीं देता, यह समूचे विश्व में देखा जाता है। क्या छवि बनेगी देश की, और इनको इसका कोई भी ख्याल नहीं है। जब देश की जैसी काल परिस्थितियां थीं, उस समय के नेताओं ने उसी आधार पर निर्णय किए। उस समय के परिणाम की आलोचना हम आज करें तो क्या लाभ होने वाला है। आज की सरकार जो काम कर रही है वह अपने विवेक से देश की भलाई और हित के लिए कर रही है। भविष्य में इस सरकार की आलोचना उस समय की सरकार करे तो यह सकारात्मक सोच नहीं कही जाएगी, नहीं उस समय के परिणाम बदले जा सकेंगे। आज की सरकार को सकारात्मक कार्य करने चाहिए। इतिहास के नेताओं को अभद्र भाषा और जलील करने का क्या अर्थ है? क्या किसी अन्य देश में इतिहास के नेताओं के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह करते देखा है? विपक्ष के नेताओं को जितना बेइज्जत करोगे, अभद्र भाषा के साथ व्यंग करोगे, उतनी ही देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान कम होता जाएगा। चर्चा इस पर कि चीन हमारे देश से अरबों खरबों का व्यापार कर रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता जा रहा है और लाल आंखें भी दिखाता है। ऐसा लगता है कि चीन समझता है कि दादागिरी से वह भारत में अपना बाजार उपलब्ध करा रहा है। जरूरी है कि सरकार चीन से सभी आयात पर प्रतिबंध लगाए। केवल नागरिकों से चीन का सामान न खरीदने की अपील से बात नहीं बनेगी, आयात ही बंद होना चाहिए। 2000 में चीन से व्यापार हो रहा था, वह मात्र $3 अरब का था। 2008 में बढ़कर 51.54 अरब डॉलर और 2018 में $95.54 का हो गया। भारत ने जो सामान निर्यात की उसकी कीमत महज 18.84 अरब डॉलर थी। चीन भारत के बाजार में 5 गुने से अधिक सामान का निर्यात कर रहा है। 2018 में भारत को चीन के साथ 57.86 अरब डॉलर का घाटा हुआ। अगर निवेश की बात करें तो चीन ने विभिन्न कंपनियों में भारत में 4.747 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। चीन के मुकाबले भारत के पास 6704 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है तो चीन के पास 4788। भारत के पास 7441 तोपखाने हैं तो चीन के पास 6240। भारतीय नौसेना में 3 विमान वाहक हैं तो चीन के पास मात्र 1। भारतीय नौसेना शक्तिशाली है
हम कहीं से कमजोर नहीं हैं। भारत के जवानों में जोश और कार्य क्षमता अधिक है। इसके साथ ही हमारे हौसले भी बुलंद हैं। जब भी देश के सामने समस्याएं आएंगी तो सवाल वर्तमान सरकार से ही पूछे जाएंगे। जाहिर है कि जो भी कार्य वह कर रही है वर्तमान सरकार ही कर रही है, लिहाजा उत्तरदायित्व भी सरकार का है। विपक्ष देश की राजनीति का हिस्सा है, इसलिए विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। देश का नागरिक और विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। सवाल का जवाब शांतिपूर्वक और शालीन तरीके से दिया जाना चाहिए। वर्तमान जिम्मेदारियों को इतिहास नेतृत्व पर न डाले। वर्तमान जिम्मेदारियों को इतिहास नेतृत्व पर न डाले सरकार। इतिहास आज की स्थितियों का जिम्मेदार नहीं है और नहीं इतिहास वर्तमान रूप ले सकता है। विपक्ष क्या, देश का बच्चा बच्चा और नागरिक देश के साथ तन मन धन के साथ है। सरकार और सरकार की पार्टी के नेता विपक्ष को व्यंग्यात्मक भाषा में जवाब तो देते ही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। यह देश की आन बान और शान का सवाल है, किंतु सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह शालीनता सौहार्दता से विपक्ष के साथ व्यवहार करे। अपने मुंहफट प्रवक्ताओं और नेताओं को संयम बरतने की शिक्षा दे। मेरे मित्र ने मुझे यह चुनिंदा लाइनें भेजी हैं। भारत में जितने भी बैंक खाता धारक हैं उनके खाते से सिर्फ 1 रुपया उस वक्त स्वतः ही कट जाए जब कोई सैनिक बॉर्डर पर हमारे लिए शहीद हो और यह राशि उस शहीद सैनिक के परिवार को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। यह मेरे मित्र सरकारी कर्मचारी हैं और उनका नाम है RP श्रीवास्तव। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे तो अपनी बात को सरकार के सामने जरूर रखें। मेरी नज़र में तो प्रति माह 10 रुपये उन खातों से काटे जावें जिनका टर्नओवर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का हो। मित्रों, यह अंतिम वीडियो और आप देखिए। मित्रों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो पर आप प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट्स जरूर दें। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 11-12 बजे की बात है, फ़ोन आया मेरे पास अचानक ही। मुझे तक फ़ोन आया, वैसे मैं तो कैसे है, जब ठीक हो, मैं कहाँ है, तो मैं तो वहाँ हूँ हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं कहाँ ले के आसपास हूँ कहीं दाखिल। फिर ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, चोट आई घनी, बस ठीक हो, तो इलाज चल रहा है वहाँ। जो कि घड़ा ही वहाँ तो हम 300-400 आदमी थे, वो 2000-2500 था, बहुत ज़्यादा घेरा में आ गया। हम अचानक आया, पता नहीं चलता। उनके पास तो रॉड थी, डंडे, पत्थर चलाया उनने, और हमारे पास कुछ था, खाली थे। जब भी खूब इन्हें हाथापाई करी, झगड़ा हुआ, फिर बच के आया, कैसे भगवान बचा दिया। सिर पे टाँका आया, 10-12 टाँका सिर पे आया, हाथ पाँव में लगी जगह जगह। और माला को पता, तो हम तो यहाँ बैठे हैं, वो फ़ोन पूरी बार बताता नहीं, फ़ोन पे जो है हमने बता दिया। देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए कि उसको तनख्वाह मिलती है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है।